हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी होगी। जेईई मेंस जेईई एडवांस की डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाए तो आप बस दिन गिनना शुरू कर दो कि किस दिन वो दिन आएगा और आप अपने झंडे गाड़ के आओगे। ऑलराइट, चलिए आज इक्विवेलेंट कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूं। आज मैं आप सबको कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आजकल इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड है, ताकि आप लोग अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हो जाओ। कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, फोड़ के आएंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एन सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। आपको याद होगा कि हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात कर चुके हैं इस चैप्टर में। हमने आपको बताया था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी नॉर्मलिटी फिक्स होती है, राइट, और टाइट्रेशन के पहले उसकी नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि ये एनेवेज सॉल्यूशन है यानी बेस सॉल्यूशन है, अब हमें इसकी नॉर्मलिटी पता करने के लिए किसी एसिड से टाइट्रेट करना पड़ेगा। ये पता चलते ही ये दो ऑप्शन तो कट गए। ये सॉल्ट है, ये तो एनएवेज की नॉर्मलिटी निकालने के लिए टाइट्रेशन में काम आते नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑक्सालिक एसिड और डाइल्यूट HCl में। अगर आपको ध्यान हो, डाइल्यूट HCl एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी इसकी खुद की नॉर्मलिटी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। लिहाजा ऑक्सालिक एसिड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑक्सालिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मलिटी फिक्स होती है। इसकी हेल्प से एनएवेज का टाइट्रेशन करके एनएवेज की नॉर्मलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the reaction of oxalic acid with permanganate in acidic medium, the number of electrons involved in producing one molecule of CO2। बच्चों n फैक्टर निकालना है, जस्ट सोचिए n फैक्टर निकालना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल CO2 बनाने में कितना मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ये बताना है। तो जो परमैग्नेट का रिएक्शन होता है MnO4- प्लस H2C2O4 ऑक्सालिक एसिड, इस पूरी रिएक्शन में मैग्नीज तो +2 में जाता है +7 से, और ऑक्सालिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो अगर मैं पर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है और यहाँ पे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और मुझे CO2 की एक मॉलिक्यूल के लिए काम करना है, यानी एक कार्बन के लिए चेंज लेना है। तो क्या बोलते हैं, फैक्टर इज गोइंग टू बी 1। ऑलराइट, यानी एक मॉलिक्यूल CO2 बनाने में एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a titration of potassium dichromate solution with acidified more salt using diphenylamine as an indicator. The number of moles of more salt required per mole of dichromate। बच्चों, जो आपका more salt होता है वो बेसिकली हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, ये राइट। इस पूरे को अगर मैं डाइक्रोमेट या किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करता हूं तो बेसिकली आयरन वो कंटेंट है जो आयरन 2 से आयरन 3 में निकल जाएगा। ऑलराइट, यानी कि इसका एन फैक्टर होता है 1। अब आप चाहो इक्विवेलेंस से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इक्विवेलेंस ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट। ऑलराइट, डाइक्रोमेट का एन फैक्टर आपको ध्यान होगा, एन फैक्टर डाइक्रोमेट का 6 होता है। क्रोमियम 6+ से क्रोमियम 3+ में कन्वर्जन होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, मोल ऑफ मोर सॉल्ट इनटू 1, इसका एन फैक्टर 1 है, इज इक्वल टू मोल ऑफ डाइक्रोमेट Cr2O7 इनटू इसका एन फैक्टर 6। ये मैं इक्विवेलेंट को मोल से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, और आपको पता है मोल से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 1 से और यहाँ पे 6 से। अब डाइक्रोमेट का मोल है 1, तो मोल सॉल्ट का मोल आ गया, मोल ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू 6। ऑलराइट, सो योर आंसर इज डी। चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चा लोग। 25 ml of household bleach solution was mixed with 30 ml of 0.5 molar Ki
and 10 ml of 4-normal acetic acid. In the titration of liberated iodine, 48 ml of 0.25 normal Na2H2O3 was used to reach the end point. The molarity of household bleach solution is, चलो देखते हैं। तो बच्चों 25 ml आपने ब्लीच सोल्यूशन लिया, KI डाला, और KI से जो आयोडीन निकली यानी ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच सोल्यूशन में आपने KI डाला, और क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन निकलती है ब्लीच सोल्यूशन से, आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का अंदर क्लोरीन की परसेंटेज हम लोगों ने निकाली थी। तो क्लोरीन I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और इस I2 को टाइट्रेट करने के लिए हमने जो सोडियम थायोसल्फेट लिया है वो है 48 ml 0.25 नॉर्मल। ऑलराइट, तो मोलैरिटी ऑफ ब्लीच सोल्यूशन हमें निकालना है। ओके, इजी। तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच सोल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KI used is equal to equivalence of I2 is equal to equivalence of sodium thiosulfate। ऑल राइट, सोडियम थायोसल्फेट है आपका 48 इंटू 0.25, ठीक है, और ब्लीच सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें चाहिए 25 मिलीलीटर, इसका वॉल्यूम है, इसकी मोलैरिटी को m मान लेता हूं, और इसका n फैक्टर होता है 2। ये मैं आपको बता दूं बच्चों कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एक सॉल्ट की तरह है, और एक सॉल्ट की तरह इस पे कैटायनिक चार्ज +2 है, एनायनिक चार्ज -2 है, इसका n फैक्टर होता है 2। तो मैंने सीधे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 2 कर दिया, यहां से 25 और 0.25 को हमने खल्लास कर दिया, तो m की वैल्यू आ गई 0.24। बच्चों अगर आप इसमें इक्विवेलेंट में नहीं फंसना चाहते तो आपके पास एक और तरीका है करने का, सिंपली आप मोल कंसेप्ट लगा दो। CaOCl2 का आपने एसिड से ट्रीट किया, क्लोरीन बना, क्लोरीन का KI से ट्रीटमेंट किया, आयोडीन बना, और आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। यहां पे तो आप आसानी से इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ थायोसल्फेट। इक्विवेलेंस ऑफ थायोसल्फेट हमें पता है 48 इंटू 0.25, 48 इंटू 0.25, ये मिली इक्विवेलेंट है। एक्चुअली इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें दोनों तरफ वॉल्यूम को लीटर में रखना है, हालांकि कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ थायोसल्फेट आ गया, राइट। अब यहां से मोल ऑफ क्लोरीन निकाल लीजिए। क्लोरीन का n फैक्टर 2 होता है, ये सबको पता है, Cl2 2Cl- में जाएगा, तो मोल ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई n फैक्टर, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ एंड कैन यू चेक ब्लीचिंग पाउडर के मोल और क्लोरीन के मोल बराबर होंगे, जितना मोल ब्लीचिंग पाउडर लोगे उतना ही मोल CO2 बनेगा, तो मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना हो जाएगा, सेम, मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2, एंड ये हुआ आपका 24.25 इंटू 10⁻³ और मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को हम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम 25 दिया है, मोलैरिटी m ले लिया, और 25 ml दिया है, इसलिए इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम आंसर 0.25 इंटू 10⁻³ ऑलराइट, तो m की वैल्यू 0.4 आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको ब्लीचिंग पाउडर क्लिक ना करे कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का n फैक्टर मुझे क्या लेना चाहिए, तो सेफर साइड आप POC लगा के मोल से आप ब्लीचिंग पाउडर का मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है। टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2, MnCl2 निकालने के लिए MnCl2 को कंप्लीटली KMnO4 में कन्वर्ट किया, एंड क्वेश्चन में बोला है फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl वाज एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म्ड फर्दर ऑक्सैलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, added to the portion till the color of permanganate disappear. The quantity of MnCl2 in milligram present in the initial solution. Easy. देखो बेसिकली KMnO4 को कन्वर्ट किया है, MnCl2 को कन्वर्ट किया है KMnO4 में,
एंड KMnO4 का रिएक्शन करवाया है ऑक्सैलिक एसिड से, राइट, H2CO2 से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था H2CO2 के कंसेप्ट के बारे में कि KMnO4 यहाँ पे Mn+2 में चला जाएगा और H2CO2 CO2 में चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मुझे इक्विवेलेंट लगाना ठीक रहेगा या मोल लगाना ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो इक्विवेलेंट लगा दें, हमारा चलेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाए, बल्कि आप क्यों ना, चलो ठीक है इक्विवेलेंट ले लेते हैं, 225 मिलीग्राम है इंटू 10⁻³ ग्राम ले लिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 90 होता है, एन फैक्टर 2 होता है। आप देख सकते हैं यहां से जब CO2 में जाएगा तो इसका एन फैक्टर 2 आएगा। 2 कार्बन पे यहाँ +6 चार्ज है और यहाँ पे 2 कार्बन पे +8 चार्ज है, तो एन फैक्टर इसका 2 हो गया। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ तो KMnO4 के इक्विवेलेंट आ गए। तो मोल ऑफ KMnO4 कितना हो गया, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एन फैक्टर यानी कि 5, तो ये 10⁻³ हो गया। और जितने मोल KMnO4 बना होगा उतने ही मोल MnCl2 रहा होगा। तो मोल ऑफ MnCl2 कितना हो गया बच्चों, MnCl2 10⁻³ तो वेट ऑफ MnCl2 हो गया 10⁻³ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा MnCl2 का, 55 + 2 × 35.5, ये आपका 126 आ जाएगा। यस 126 आ जाएगा इंटू 126, तो ये 1 ग्राम में आया, तो इसे मैं 126 mg लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर हो गया बच्चा लोग 126 mg। बढ़िया सवाल था, थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो दिक्कत नहीं है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of 0.1 normal dibasic acid sufficient to neutralize 1 gram of base that furnishes 0.04 mole of OH ion in aqueous solution। यानी आपको एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट लगाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए और वीडियो पॉज करके उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइबेसिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ OH ion, डायरेक्टली लिख दो, 1 ग्राम ऑफ बेस दैट फर्निशेस 0.04 मोल ऑफ OH ion। सीधे मैं इतना लिख देता हूं, OH ion के इक्विवेलेंट लिख देता हूं, बेस को पिक्चर में लेता ही नहीं हूं, राइट। अच्छा, इक्विवेलेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड को मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, और अगर वॉल्यूम यहां से लीटर में आएगा तो सीधे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो यहीं पे, और ये है 0.04। ऑलराइट, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा वॉल्यूम मैंने माना है VML डाइबेसिक एसिड का। लेट वॉल्यूम ऑफ डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड इज VML। ऑलराइट, तो अब कितना आ गया वॉल्यूम, देखिए कितना आ गया, V इज इक्वल टू हाउ मच 400 ml आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट इट। ऑलराइट, बहुत सिंपल था, सिंपली N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज करते हैं, जेईई मेंस 2016 का सवाल। ऑलराइट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 ml ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर इतना ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ दिस। ओके, यानी दो टाइट्रेशन इन्वॉल्व हैं। पहले HCl का टाइट्रेशन हो रहा है Na2CO3 से, फिर HCl का टाइट्रेशन हो रहा है NaOH, यानी पहले के हेल्प से आपको NaOH की नॉर्मेलिटी मिल जाएगी और वही यूज करके NaOH का साथ वापस हम टाइट्रेट कर देंगे। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या मैं लिख सकता हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो जाएगा 25 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1 कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर 2 होगा बच्चों, यहाँ पे जब HCl से रिएक्ट करेगा, 2 HCl खाता है ये, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा इंटू 2। यहां से नॉर्मेलिटी आ गई 6/25, HCl की नॉर्मेलिटी आ गई। अब जब वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो फिर से वही इक्वेशन लगा दो, इक्विवेलेंट्स ऑफ या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl
इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी N1V1, N1 यहाँ निकाला हुआ है आपने, इसको N1 मान लें, इज इक्वल टू N2 डैश V2 डैश मान लो। तो N1 है 6/25 इंटू वॉल्यूम चाहिए, N2 कितना है 0.2 मोलर, NaOH का मोलैरिटी नॉर्मलिटी सेम रहेगा, तो 0.2 इंटू वॉल्यूम 30 हो गया। कैन यू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम हियर? Can you check what answer we are going to get? Yes, 25 ml. All right, 25 ml. So fourth is the correct answer. Easy है ना, 2 स्टेप में डाइट्रेशन करा है, बट इट्स गुड क्वेश्चन, जेईई मेन के हिसाब से बढ़िया सवाल है, 2019 का सवाल। All right guys, the last question of the day. The volume strength of 1 molar hydrogen peroxide will be. इसका एक हमने डेरिवेशन किया था, एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है। आप रिकॉल करिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 11.2। मोलैरिटी आपको 1 दी हुई है, 11.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, द क्लोजेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं IIT JEE मेंस और एडवांस में, बट अदरवाइज इस चैप्टर का एप्लीकेशन कोई ऐसा चैप्टर फिजिकल का बचा नहीं जिसमें थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली एप्लीकेशन ना हो। तो आई होप आप सब लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर क्लोज करूं, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, एक्सपर्ट बैच फॉर JEE एडवांस 2021, ये हमारा पैनल है, ये अनअकैडमी पे शुरू होने वाला है 21 जून से, ऑलरेडी शुरू हो चुका है 21 जून से, मेरी क्लासेस अभी इसमें कमेंस नहीं हुई हैं। बच्चों ये एक बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसके अंदर एक तरह से कैप्सूल कोर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर JEE एडवांस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट का रिवीजन कराएंगे। तो आप सब लोग, जो लोग लास्ट मिनट रिवीजन जिसका पेंडिंग है, जिसको लगता है अभी परफेक्शन की तरफ नहीं जा पाए हैं, एकदम परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो हम लोग चैप्टर का क्रक्स पढ़ाने वाले हैं, यानी जो टू द पॉइंट बातें हैं, जो उस चैप्टर के लिए एकदम से की पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रीफ डिस्कशन ऑन थियरी फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स फॉर JEE एडवांस 2021। ये ऑलरेडी 21 जून से शुरू हो चुका है। मेरा कोर्स जो है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरा कोड यूज करके आप, ये मेरा कोड है, इसको यूज करके आप प्लस में सब्सक्राइब कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ, और क्लासेस अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।